हेलो एंड वेलकम बैक। अब ना हम इस चैप्टर के फोर्थ पार्ट में पहुंच गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कराया था कि जो बोल्शेविक्स थे ना, उन्होंने रशिया में तख्ता पलट कर दिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया, सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हो गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया। अब कहानी क्या चल रही है रशिया के अंदर वो समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जो बोल्शेविक्स थे वो टोटली अपोज करते थे कि देखो जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो सब भ्रम की बातें हैं, सब कुछ सबका है। ऐसा कहना था बोल्शेविक्स का। तो इन लोगों ने किया क्या यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रीज थी और जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। 1917 में आ गए थे ना भाई पार्टी में पावर में, तो कर दिया उठा के। लेकिन अब किया क्या जा रहा है यहाँ पे कि जो ओनरशिप है, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए। भाई नेशनलाइज किया है ना, तो ओनरशिप तो अपने हाथ में लेनी थी। जो लैंड था उसको पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, उनसे कह दिया गया भैया जी आपके आपके अकॉर्डिंग हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट इसे कर रहे हैं। अब जो भी आप करोगे इस पे कल्टीवेशन, वो कलेक्टिवली सेल ऑफ करके अपना प्रॉफिट खुद ही रख लेना। ठीक है। बॉल्शेविक्स ने और क्या किया यहाँ पर, इन लोगों ने एनफोर्समेंट भी करना शुरू कर दिया कि जो बड़े बड़े घर है ना, वो अकॉर्डिंग टू फैमिलीज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि अगर आपकी बड़ी फैमिली नहीं है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बड़ी है, तो आपसे वो हिस्सा अलग कर लिया जाएगा और आपको दी जाएगी केवल उतनी प्रॉपर्टी जितनी आपकी फैमिली है। यानी 3 लोगों के रहने लायक सदस्यों की जगह, यानी तीन मतलब किसी फैमिली में अगर 3 ही सदस्य हैं, तो वो उतनी ही जगह लेंगे जितनी 3 लोगों को जरूरत पड़ती है। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। अब तुम इस प्रॉपर्टीज को ना देखते चलो, तुम्हें मजा आएगा कि बोल्शेविक्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं। देखो, इंडस्ट्रीज कर दी इन लोगों ने नेशनलाइज, बैंक नेशनलाइज कर दिए, पीजेंट्स को लैंड दे दिया, लोगों की प्रॉपर्टी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जिनके बड़े घर है उनको केवल उतनी प्रॉपर्टी मिलेगी जितने उनके लोग हैं। यहाँ तक कि जो ऑटोक्रेसी के टाइटल्स थे ना, या एरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल्स दिए जाते थे, वो भी इन लोगों ने डिस्करेज कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं मानते कोई फालतू फालतू की बात है, ठीक है ना, सब लोग बराबर है, हमारे यहाँ सब सिटीजन है। अच्छा, इनफैक्ट इन लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी। किसकी? आर्मी की। आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज करी जो तो ठीक है। इन लोगों ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा और उस कंपटीशन के, वही क्लोथिंग कंपटीशन था 1918 के अंदर, उस कंपटीशन में ना एक बड़ी प्यारी सी हैट आई थी। तो उस हैट से ये लोग इम्प्रेस हो गए और उस हैट को इन्होंने सोवियत वाली हैट बना दिया। ये सब बोल्शेविक्स कर रहे थे। ठीक है। आगे क्या होता है कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, उसने अपने आप को रीनेम कर दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। चलो यहाँ भी ठीक है, ये तो हमने बताया ही था कि लेनिन सर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे अप्रैल थीसिस में हमें अपनी पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। अब क्योंकि रशिया में थी तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। चलो जी, ये भी ठीक है। होता क्या है, नवंबर 1917 के अंदर खुद बोल्शेविक्स ने हल्ला काट दिया कि इलेक्शन होने चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बननी चाहिए। तो जब ये इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, कहाँ बन रही थी, अब पूरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। देखो, ऑल रशियन, सॉरी, हाँ, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ठीक है, नाम याद रखना। ये बेसिकली एक तरीके की इनकी पार्लियामेंट को समझे, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, वैसे इनके यहाँ है। इसमें अलग अलग काउंसिल्स बन रही हैं बाय अलग अलग पार्टीज। ठीक है, अलग अलग पार्टी अलग अलग सोवियत बना रही हैं। फिर ये लोग अपनी अपनी जगहों से इलेक्शन लड़कर आती हैं और फाइनली बैठती है ऑल रशियन कांग्रेस के अंदर। तो अब होता क्या है कि जब इलेक्शन बोल्शेविक पार्टी के प्रेशर में करवाया गया कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, तो खुद बोल्शेविक पार्टी हार गई। ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो जो लेनिन था, उसने क्या देखा, यार ये तो अपने ही अगेंस्ट मैटर हो गया। तो लेनिन ने क्या बोला कि यार ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये अनसर्टेन कंडीशंस में इलेक्ट हुई है, तो हम नहीं मानते इसको कुछ भी। और जो ऑल रशियन कांग्रेस का सोवियत है ना, हम मानते हैं वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। तो उसने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही बोल्शेविक्स जीते नहीं थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही रिजेक्ट कर दिया उठा के पूरी की पूरी कि ये तो अनसर्टेन इलेक्शन है, इसको हम, कंडीशन ठीक नहीं है, हम अभी इस इलेक्शन को मान्यता नहीं देते। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्च 1918 के अंदर बहुत ऑपोजिशन हुआ था, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हुआ था, लेकिन फिर भी बोल्शेविक्स ने क्या करा, जर्मनी के साथ एक पीस ट्रेटी साइन कर दी। ठीक है,
कहाँ साइन करी इन लोगों ने पीस ट्रीटी? इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है ब्रेस्ट लिथोवाक्स। ठीक है, इस जगह पे पीस ट्रीटी साइन हुई। क्यों? क्योंकि इनके अप्रैल थीसिस में इन लोगों ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो पहली चीज हम चाहते हैं वो है वॉर को खत्म करना। हालांकि इन्होंने पहला काम वो किया जो सेकंड लिखा था इन्होंने थीसिस में, क्या कि नेशनलाइज कर देना चाहिए इंडस्ट्रीज और बैंक को। जो पहले हाथ में था काम वो पहले कर दिया। अच्छा, ये भी किया इन लोगों ने, वॉर क्लोज किया जर्मनी के साथ में। अब क्या हो रहा है, आने वाले ईयर के अंदर बोल्शेविक अकेली ही पार्टी बच गई जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी इलेक्शन में। बाकी पार्टी चली गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीतती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देती थी उठा के, कहती थी ये तो कंडीशन अनसर्टेन रही है, हम तो नहीं मानते। ठीक है, और जब खुद जीते तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, हम तो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए, तो हम तो रूल करेंगे ही करेंगे। अब जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत था, जो कि इनका बाद में पार्लियामेंट बन गया था, ठीक है, उसके अंदर अब सिर्फ एक ही पार्टी थी। अब बोल्शेविक्स और भी कुछ काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? वो लोग पूरी तरीके से ट्रेड यूनियन पे कंट्रोल रखने लगे थे। उन लोगों ने सीक्रेट पुलिस रखना शुरू कर दिया था जिसका नाम था चेका फर्स्ट, और इसी चेका फर्स्ट का बाद में नाम बदल के रख दिया ओजीपीयू और एनकेवीडी। काम क्या था? काम ये था इस पुलिस का कि जो लोग भी बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे ना, ये उनको पनिश कर दिया करते थे। यानी क्या पनिश क्या करना, उठा के जेल में डाल दिया कि जी अगर आप हमारे अगेंस्ट बोलोगे तो जेल जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होने लगा कि जो पार्टी है वो सोशलिज्म के लिए खड़ी होने लग गई कि हर जगह सोशलिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म बनना चाहिए, ये वो। इनफैक्ट बहुत सारे राइटर्स वो भी सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, तो वो बोल्शेविक्स पार्टी के फेवर में आ गए। लेकिन अब बोल्शेविक पार्टी ने एक ट्रबल क्रिएट कर दिया। उसने क्या किया, सेंसरशिप लगाना शुरू कर दी। तो क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप लगाना शुरू कर दी थी, तो यही जो लोग थे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस किया करते थे थ्रू राइटिंग्स वगैरह एंड ऑल दैट, वो डिसइल्यूजन में चले गए। उन्होंने कहा यार पार्टी चाह क्या रही है, एक तरफ तो ये हमारे लिबरेशन के लिए आई थी, भाई राजा ने तो सेंसरशिप लगा रखी थी तो हटवाया था बोल्शेविक पार्टी ने, और बोल्शेविक पार्टी खुद ही सेंसरशिप लगा रही है। तो एग्जैक्टली चाह क्या रही है पार्टी? और राइटर्स भी ये सोचते थे कि इनका सोशलिज्म का आइडिया देखकर ही तो हम इनके इन्फ्लुएंस में आए थे, इनके सपोर्ट में आए थे। ये तो बिल्कुल ही उल्टी कहानी कर रहे हैं। अब क्या होता है अक्टूबर के बाद, यहाँ पर एक सिविल वॉर की कंडीशन चल रही थी। सिविल वॉर में बेसिकली क्या हुआ था, देखो, जो बॉल्शेविक्स थे उन लोगों ने जैसे ऑर्डर दिया ना कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रशिया की आर्मी में एक ब्रेकअप शुरू हो गया। ब्रेकअप कैसा शुरू हो गया, क्या हुआ था, मैंने अगर याद हो तो बताया था कि रशिया के जो सोल्जर्स थे उन्होंने तो लड़ने से मना कर दिया था, तो रशियन आर्मी के अंदर वर्कर्स और पीजेंट्स को रिक्रूट करना पड़ा। तो अब क्या हो रहा है, जैसे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने बोला वाह वाह बड़ी खुशी की बात है, आपका काम भी पूरा हुआ, आपको मिल गई डेमोक्रेसी, हमारी डिमांड पूरी करो, अब हम जा रहे हैं अपना कल्टीवेशन करेंगे, लैंड संभालेंगे। ठीक है, तो जो सोल्जर्स थे जो कि पीजेंट्स थे वो अपने घर वापस जाने लग गए कि भाई हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपने जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे, कहाँ ही ये बंदूक बंदूक के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, जो नॉन बोल्शेविक्स थे, और नॉन बोल्शेविक्स में कौन, मतलब जो बोल्शेविक पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहे या बोल्शेविक्स का आइडिया सपोर्ट नहीं कर रहे मगर सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑटोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने ये बोला ये जो बोल्शेविक्स ने किया था ना कि विंटर पैलेस पे अटैक कर दिया था, और इन लोगों ने जो मिलिट्री बनाई थी अपनी खुद की मिलिट्री कमेटी बनाई थी ना इन लोगों ने, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, हाँ, तो जब वो बने ऐसे करके ना तख्ता पलट इन लोगों ने किया है। गलत बात है, केरेंस्की तो अच्छा खासा प्राइम मिनिस्टर था, ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों को जब क्रिटिसाइज कर रहे थे ना इन लोगों ने, तो ये जो लीडर्स थे इनको क्रिटिसाइज करते करते रशिया के सदर्न हिस्से में पहुंच गए, और वहां जाके ये लोग क्या करने लगे, वहां जाके इन लोगों ने बोल्शेविक्स से लड़ने के लिए अपनी खुद की आर्मी बनाना शुरू कर दिया। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर आ जाता है। क्या हो रहा है कि कुछ हैं जो कि लिबरल्स भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं, लेकिन बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो बोल्शेविक्स है ना बहुत रेडिकल फॉर्म में काम कर रहे हैं, यानी सडनली चेंजेस लेके आ रहे हैं जो लोग एकदम से डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे।
तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार थोड़ी तो मोनार्की होनी चाहिए, वरना सारी की सारी पावर अगर बोल्शेविक्स के हाथ में चली गई ये तो कबाड़ा कर देंगे हमारा। क्योंकि नेशनलाइज कर दिया इन्होंने इंडस्ट्रीज, नेशनलाइज कर दिया इन लोगों ने बैंक। अब जो नेशनलाइज करे थे ना इन्होंने इंडस्ट्री और बैंक, उनके ओनर्स भी इन लिबरल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये परेशानी खड़ी हो गई थी। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो बोल्शेविक्स हैं, जिनको बाद में इन लोगों ने रेड्स बुलाना शुरू कर दिया था, इनके अगेंस्ट साउथ रशिया में जमा होके अपनी एक आर्मी बनाने लग गए। और 1918 और 1990 में जो ग्रीन्स थे, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये पीजेंट्स थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, याद रखना, स्टार्टिंग से पढ़ते चलोगे तो तुम्हें क्लियर रहेगा कि जो ग्रीन्स क्यों पीजेंट्स है ना, पीजेंट्स हमेशा वो है फार्मर्स वगैरह, तो वो खेतों से, खेत खलियान कैसे होते हैं, हरे होते हैं, तो ग्रीन से कनेक्टेड, ठीक है, इसलिए इनको ग्रीन्स बुलाने लग गए। और जो व्हाइट्स थे, यानी कि वो जो राजा के सपोर्टर्स थे, ठीक है, इन लोगों ने मैक्सिमम एरिया रशिया के एम्पायर का कंट्रोल कर रखा था। रशिया एम्पायर मतलब कि एक तो हो गया जी ये रशिया वाला हिस्सा, फिर इसके एक्सटेंडेड एम्पायर थे अलग अलग जगह पर, ठीक है। यानी कि ये जो रशिया के अपार्ट वो जो बाकी का बचा एम्पायर वाला हिस्सा है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे कंट्रोल करके चल रहे हैं ये ग्रीन्स एंड व्हाइट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ये अकेले कंट्रोल नहीं कर रहे, इनकी मदद कौन कर रहा है, इनकी मदद कर रही है फ्रेंच आर्मी, अमेरिकन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी, इनफैक्ट जापानीज आर्मी भी सपोर्ट कर रही है इनको, ठीक है। क्यों कर रही है भाई, उनको ये डर था कि ये जो रशिया में सोशलिज्म फैल रहा है ना, ये धीरे धीरे ये बीमारी हमारे को ना लग जाए, यानी कि ये फ्रांस में ना आ जाए, फ्रांस वालों को डर था, अमेरिका को डर था हमारे यहाँ ना आ जाए, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटेन को डर था हमारे यहाँ ना आ जाए, और जापानीज को डर था कि ये हमारे यहाँ ना आ जाए। तो इन सब को, सोशलिज्म को रशिया के अंदर ही खत्म कर देने के लिए इन लोगों ने व्हाइट्स का सपोर्ट किया, इन लोगों ने ग्रीन्स का सपोर्ट किया कि हमारी आर्मी ले जाओ लेकिन अपना सोशलिज्म वहीं खत्म कर दो रशिया का, ये तो बड़ी दिक्कत खड़ी कर देंगे, ठीक है। मगर जो बोल्शेविक्स थे वो एक सिविल वॉर लड़े, लंबा समय लगा, लेकिन अल्टीमेटली बोल्शेविक्स ने ही कंट्रोल कर लिया। और जब ये लड़ाइयां चल रही थी ना, उस समय पे इनके यहाँ लूटमाट, डकैती यानी कि ये बैंडिटरी, फेमाइन यानी कि भुखमरी, ये बहुत कॉमन हो गई थी बात, ठीक है, मतलब टोटल अनरेस्ट चल रहा है अभी रशिया के अंदर। अब होता क्या है कि जो वाइट्स थे ना, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्टर्स ज्यादा थे, ठीक है। और इन प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्टर्स ने बड़े हार्श स्टेप लिए उन पीजेंट्स के अगेंस्ट जिन लोगों ने लैंड सीज किया था, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट करके इन्हें लैंड दिया था ना बोल्शेविक्स, तो इन लोगों ने लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो जिन लोगों, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने इन पीजेंट्स के अगेंस्ट इतने हार्श स्टेप लिए कि धीरे धीरे ना नॉन बोल्शेविक्स की जो पॉपुलैरिटी थी और उनको जो सपोर्ट मिल रहा था इन पीजेंट्स के थ्रू, वो कम होने लग गया। यानी व्हाइट्स ने ग्रीन्स के अगेंस्ट इतने ज्यादा हार्श स्टेप लिए हैं कि अब ग्रीन्स व्हाइट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। पहले दोनों मिलके बोल्शेविक से, रेड से लड़ना चाह रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, जनवरी 1920 के अंदर जो बोल्शेविक्स हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं रशियन एम्पायर को। और ये लोग क्यों सक्सीड कर पाए भाई, ऐसा क्या हो गया था कि बोल्शेविक्स अचानक इतने पावरफुल हो गए। बेसिकली हुआ क्या था, उन लोगों को कॉपरेशन मिला नॉन रशियन नेशनलिस्ट का। तो नॉन रशियन नेशनलिस्ट कौन थे, वो जो रशियन एम्पायर के लोग थे, मतलब उन्हीं के एम्पायर के लोगों ने मदद कर दी, उस एरिया के लोगों ने इनकी हेल्प कर दी कि बोल्शेविक्स वाला ही हम लोगों को रूल हमारे यहाँ चाहिए, ये जो व्हाइट्स और ग्रीन्स का रूल है हमें नहीं पसंद आ रहा। और इनके साथ साथ जो मुस्लिम जदित्स थे, उन्होंने भी बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया। मुस्लिम जदित्स कौन थे, वो लोग जो मॉडर्न इस्लाम चाहते थे, यानी कि वो लोग इस्लाम के अंदर भी एक तरीके से रिफॉर्म्स चाहते थे। तो वो लोग चाह रहे थे बोल्शेविक्स है ना बड़े रेडिकल है, तुरंत चेंज लेके आते, तो इन्हीं के साथ मिल जाओ, ये इस्लाम के अंदर भी चेंज ला देंगे। तो बोल्शेविक्स ने अब रशियन एम्पायर को तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। क्या हुई है कि जो रशिया की कॉलोनीज थी ना, वहां के कुछ लोगों ने अपने आप को खुद ही बोल्शेविक डिक्लेयर कर दिया। अब बोल्शेविक डिक्लेयर कर दिया, चलो वहां तक तो कहानी फिर भी ठीक थी। ये एक सिटी की बात है जिसका नाम है खीवा, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया में पड़ती है। यहाँ के लोगों ने खुद को बोल्शेविक, ये रशिया की कॉलोनी थी, तो इन लोगों ने अपने आप को खुद ही बोल्शेविक डिक्लेयर कर दिया। और अब ये पता है बोल्शेविक डिक्लेयर करके कर क्या रहे, ये वहां के लोकल नेशनलिस्ट को जान से मार दे रहे। क्यों मार दे रहे, ये कह के कि यार ये लोग है ना
सोशलिज्म सोशलिज्म की बातें करते हैं और इन्हें जान से मार दो। जो लोग अपने आप को बोल्शेविक बता रहे हैं वो उन्हीं लोगों को मार दे रहे हैं जो सोशलिज्म का सपोर्ट कर रहे थे। तो लोग बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए कि यार बोल्शेविक पार्टी एक्चुअली में सपोर्ट करती किसको है, ये बेसिकली सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही है, ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है, चाह क्या रही है ये पार्टी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो परेशानी खड़ी हो गई थी कि एक्चुअली में बोल्शेविक किसको सपोर्ट कर रही है, बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी उन लोगों को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी। उन्होंने कहा एक काम करो, आप लोग अपने आप को गवर्न कर सकते हो, आपको हम राइट दे रहे। मगर हो क्या रहा था कि बोल्शेविक्स ना अभी भी अपनी पॉलिसीज की वजह से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही थी ये गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये लोग जैसे एक इनकी एक पॉलिसी थी कि भाई जो लोग जहां रह रहे हैं ना वो वहीं रहो, ज्यादा मूवमेंट मत करो, आप लोग एक जगह सेटल रह के अपना एग्रीकल्चर करो या कोई भी ऑक्यूपेशन करो मगर रहो एक ही जगह। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग डिस्करेज किया करते थे नोमैडिज्म को। इसी की वजह से इनके जो भी अटेम्प्ट थे ना नेशनलिटीज के अंदर पॉपुलर होने के, वो एक हद तक सक्सीड हुए थे, मतलब पूरी तरह से अभी भी बोल्शेविक्स एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। अब क्या होता है अगली कहानी के लिए आगे समझते हैं। बोल्शेविक्स ने कहा कि अब पावर तो ले ही चुके हैं, रशियन एम्पायर पे भी कंट्रोल तो आ ही चुका है, अभी अब कंट्रोल आ चुका है, अभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इनको। ठीक है, मतलब पसंद क्या नहीं कर रहे हैं, ना पूरा पसंद आ रहे हैं ना पूरी तरीके से डिनाई किए जा रहे हैं। ठीक। अब क्या होता है, मेकिंग अ सोशल सोसाइटी। अब इन लोगों ने क्या किया कि पावर में तो आ गए, अब सोशल सोसाइटी बनाते हैं। तो सोशल सोसाइटी बनाने के लिए बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो इंडस्ट्री थी और बैंक थे उन्हें नेशनलाइज ही रखा। उन्होंने कहा जब ये किसी का होगा ही नहीं, सबका होगा, तो लोग उसी तरीके से काम करेंगे, इसे एज अ ओनरशिप लेके। ठीक है, और अपने कंट्रोल में रख दिया, बेसिकली नेशनलाइज किया मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। इन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको लैंड दे दिया कल्टीवेशन के लिए, परमिट्स देते थे साथ में ये लोग कि आपको परमिशन है इतने लैंड को कल्टीवेट करने की, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि कौन कितना एरिया कल्टीवेट कर रहा है। और फिर इस चीज को कि ये लोगों ने जो कलेक्टिव लैंड के अंदर कल्टीवेशन वगैरह और बैंक्स का नेशनलाइजेशन, इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन, इसे एज एन एग्जांपल और सेट करने की कोशिश की कि देखो कलेक्टिव वर्क से कितना फायदा होता है, लोग टुगेदर डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, लोग ग्रो करते हैं। इसको यूज करते थे ये लोग सोशलिज्म को डिफेंड करने के लिए। अच्छा, अब इन लोगों ने और क्या काम किए थे, इन लोगों ने एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी। ठीक है, जिसके अंदर ऑफिशियल्स ने ये देखा कि इकोनॉमी को कैसे इन लोगों को इंक्रीज करना है, तो 5 ईयर का प्लान बनाया गया। उन्होंने एक 5 ईयर का टारगेट रखा और एक 5 ईयर प्लान बनाया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले 2 साल क्या काम करे वो सुनते जाना ध्यान से। देखो, 1927 से 1932, मतलब ये दो प्लान्स थे, सॉरी 2 साल नहीं, इनमें से दो प्लान थे, 1927 से 1932 और 1933 से 1938। इन लोगों ने किया क्या, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, ठीक है, उसमें इन लोगों ने ये देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करना था, जो इंक्रीज हो भी गया। इनकी नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई और नई नई सिटीज सेटअप होने लग गई। और इनका जो मेन फोकस था ना वो था इनका ऑयल का, कोल का और स्टील का। और इनका प्रोडक्शन इतना बढ़िया था कि बाय 100%, 100 गुना से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है इन लोगों को। इतना ज्यादा अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया। भाई जब वॉर बंद हो गया तो अब सारा का सारा फोकस वापस बैक टू पवेलियन, फैक्ट्रीज में काम करने का अपन को। ठीक है, तो वही चल रहा था इसके अंदर। अब ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शन रहा ना फैक्ट्रीज का, इसमें एक परेशानी रही, अभी भी जो वर्किंग कंडीशंस है वो पुअर हैं। जैसे कि इनकी एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था मैग्नीटोग्रोस्क। ठीक है, तो मैग्नीटोग्रोस्क के अंदर क्या हो रहा था कि इन लोगों ने एक फैक्ट्री बनाई थी, स्टील प्लांट बनाया था, मगर इतना ज्यादा पुअरली प्लान्ड था कि 550 बार उसने स्टॉपेजेस फेस किए अपने काम में एक ही साल के अंदर। एक साल में 550 बार कोई फैक्ट्री अचानक से रुक जाए, काम करना बंद कर दे, बंद हो जाए बार बार, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस करी, इसका मतलब उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई है, उसकी बहुत सारी चीजों में अभी भी ट्रबल्स थी। और क्या हो रहा था यहाँ पे कि जो लिविंग क्वार्टर्स थे वर्कर्स के लिए, उनमें अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, इनफैक्ट कंडीशन इतनी खराब थी
कि विंटर्स में जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता था ना, 4th फ्लोर पे मान लो अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसको 4 फ्लोर नीचे उतरना है, उसको पूरा एक स्ट्रीट जितना लंबा एरिया क्रॉस करना है, और तब जाके वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती थी। यानी कि उसको अगर टॉयलेट भी जाना है तो उस -40 डिग्री सेल्सियस में आदमी ऊपर से पहले नीचे 4 फ्लोर तक आएगा, 4 फ्लोर के बाद एक पूरी एक स्ट्रीट जितना लंबा हिस्सा क्रॉस करेगा, और उसके बाद जाके कोई टॉयलेट्स की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइडेड थी वहां। ये परेशानियां अभी भी चल रही थी, फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन अभी भी बोल्शेविक्स ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या था, पहले फैक्ट्री सेटअप कर लो, बाद में देखेंगे कि कंडीशन कैसे इंप्रूव करनी है। तो फिर जब उन्हें थोड़ा वक्त मिला ना, तो उन लोगों ने क्या किया कि स्कूलिंग सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक थोड़ा अच्छा स्कूलिंग सिस्टम लेके आए। कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे किए गए कि जो फैक्ट्री वर्कर और पीजेंट्स थे उनके बच्चों के लिए और उनके खुद के लिए भी अपग्रेडिंग स्किल्स के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। उसमें नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, थोड़े और अपने टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एडवांस यूनिवर्सिटी सेटअप करी गई कि जी आप जाइए, सीख के आइए और दोबारा से काम करिए। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि विमेन वर्कर्स भी थी और उनके साथ बच्चे भी हुआ करते, तो इन लोगों ने क्रेशेस भी खोल दिए थे, ताकि विमेन वर्कर्स जब काम कर रही हो तो उनके बच्चों की देखभाल अलग से की जा सके। इसके अलावा इनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी चीप प्राइसेस पे अवेलेबल करवाई गई। ठीक है। इसके अलावा मतलब ये वही मेडिकल फैसिलिटीज दी गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने मॉडल लिविंग क्वार्टर्स तैयार करे वर्कर्स के लिए। और यहां तक आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, धीरे धीरे जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है ना, अब वो अच्छा काम करती दिखाई दे रही है अपने वर्कर्स के लिए, या अपनी जिसे कहा जाए पॉपुलेशन के लिए, कि पीजेंट्स भी खुश होते होते दिख रहे धीरे धीरे, और वर्कर्स भी खुश होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब एक वक्त आता है जहां पे क्या हो रहा है कि 1933 या 31 के अराउंड की बात, 1930 से 33 के अराउंड की बात है। यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी प्लानिंग फेल कर जाती है। फेल कैसे कर जाती है, क्या हुआ था, लेट्स अंडरस्टैंड। सब अच्छा ही चल रहा था ना, लेकिन अभी भी कुछ पुअर लूप होल्स थे। उस लूप होल्स का ट्रबल फेस करना पड़ा। बेसिकली हुआ क्या, एक पीरियड आया जहाँ पे जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसको लिंक किया गया विद द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। होता क्या है, 1927 से 1928 के बीच में जो सोवियत रशियन के टाउन्स थे, मतलब जो शहर थे, वहां पे उन लोगों ने देखा कि यार अपने यहाँ ना ग्रेन्स की शॉर्टेज आने लगी है, यानी खाने पीने की शॉर्टेज पड़ने लगी। और उन्होंने बोला यार, रशिया जैसी जगह जो इतना कल्टीवेट कर लेती है कि बाहर तक एक्सपोर्ट करने के लिए आराम से तैयार हो सकता है, मतलब इतना था कि एक्सपोर्ट तक कर देती थी, उसके खुद के अंदर कमी आने लगी। इतनी तो पॉपुलेशन भी अपन की एकदम से नहीं बढ़ी है। तो हुआ क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि प्राइसेस फिक्स कर रखे थे ग्रेन्स के। तो ऐसे में क्या होता है कि पीजेंट्स जो थे ना, वो कहते थे गवर्नमेंट के दिए हुए प्राइसेस पे अगर हम बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम है। तो वो लोग रिफ्यूज कर देते थे कि हम गवर्नमेंट के प्राइसेस को नहीं मानते। तो स्टालिन, जो कि लेनिन की डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का लीडर बना था, उसने क्या किया, उसने एक फर्म इमरजेंसी मेजर लिया। उसने कहा यार ये तो क्रिटिकल सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिच पीजेंट्स है ना और जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक को है ना होल्ड करके रख रहे हैं वहीं पे कंट्री साइड में ही, जो उनके गोडाउन है वहां पे स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं। और जैसे ही हायर प्राइस होता है ना, डिमांड बढ़ती है, मतलब आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है ना, तुरंत बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से उन्हें प्राइस ज्यादा मिलता है। अब सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइस को फिक्स करती थी। अगर सप्लाई प्रॉपर चल रही है तो प्राइस जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया वो उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सप्लाई की शॉर्टेज होगी, गवर्नमेंट अपने आप प्राइस बढ़ाएगी। अब जब गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया, तो फिर उसके बाद बेचेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कर क्या रहे थे, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे थे और गवर्नमेंट को कंपेल कर रहे थे कि वो अपने आप ही प्राइस बढ़ा दे और बढ़े हुए प्राइस पे बेच के अपना प्रॉफिट बना रहे थे। इस चीज को भांप लिया गवर्नमेंट ने, और फिर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई, जो पार्टी मेंबर्स थे उन लोगों ने एक कमेटी बनाई, और कंट्री साइड जाके जितने भी ग्रेनरीज थी, यानी कि जहां पे ग्रेन्स रखे जाते थे, और जितने भी कुलक्स थे, यानी कि वो पीजेंट्स जो वेल टू डू थे, मतलब जिनका अच्छा खासा बड़ा लैंड था और जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट था कि वो लोग एक ग्रेनरी मेंटेन कर पा रहे हैं,
उनके जो गोडाउन्स थे उसके ऊपर रेड करना शुरू कर दिया। और रेड करके उन लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि यार एक बात बताओ, क्या सच में ही डिमांड बढ़ गई है, यानी कि मतलब सप्लाई जो है वो कम है, या फिर ये लोग आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों ने देखा, तो ऑब्जर्व किया कि यार जो स्मॉल लैंड ओनर्स है ना, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स है, पीजेंट्स है, उनको अगर इसमें स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ तरीका उन लोगों ने भी निकाल रखा था, कुलक्स ने, कि यार ऐसे ना ये किसी दिन गवर्नमेंट आएगी और ट्रबल क्रिएट करेगी हमारे लिए। तो उन लोगों ने दिखाया, इस तरीके से प्रूव करने की कोशिश करी कि हाँ डिमांड एक्चुअली में बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है। तो अब क्या कर रहे हैं कि पूरी तरीके से तो लड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, कुलक्स को वीक कर देते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देते हैं। तो अब किया क्या, 1917 के अंदर जो लैंड दिया गया था ना पीजेंट्स को, वो थोड़ा स्मॉल साइज का था, मतलब छोटा छोटा लैंड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे पीजेंट्स में। तो उन जो छोटे छोटे लैंड्स है उन्हें मॉडर्नाइज करना टफ पड़ता था। मतलब अगर आप उसके अंदर इंटेंस भी कर दोगे ना फार्मिंग को, तो भी दिक्कत ये खड़ी हो रही थी कि कुछ ज्यादा आउटपुट निकल के आ नहीं रहा था। तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने इन पीजेंट्स को अब एक साथ जमा किया और इनसे कहा कि आप लोग अपना जो लैंड है ना वो पूल कर लो। इससे क्या होगा, हम आपको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, वो आप इस पूरे बड़े से लैंड पे यूज करना। हम आपको अ, अच्छी क्वालिटी के सीड्स सप्लाई करेंगे, हम आपको अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स देंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कोलक्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो किया क्या जा रहा था कि इन लोगों को स्ट्रेंथन किया जा रहा था और उन लोगों को इनडायरेक्टली वीक किया जा रहा था। किसको? जो स्मॉल पीजेंट्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, उनका लैंड कलेक्ट करवा के एक साथ करवा के, और जो कुलक्स थे उनको इनडायरेक्टली इस मेजर से वीक करने की कोशिश की जा रही थी। आप किसी एक जगह को स्ट्रॉन्ग करोगे तो दूसरा कंपैरेटिवली अपने आप वीक हो जाएगा। वही यहाँ पे हो भी रहा था। अब क्या होता है कि स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो 1929 से फॉलो होना शुरू हुआ। पार्टी ने पीजेंट्स को फोर्स किया कि भाई आप लोग जो है ना अपना लैंड एक साथ पूल अप कर लो, बल्क में अपने लैंड का प्रोडक्शन करो, और उसके बाद जो भी आपका रिटर्न निकल के आएगा ना वो आपस में बांट लेना, प्रॉफिट को अपने आप में शेयर कर लेना। अब होता क्या है कि जो कुलक्स थे वो इससे नाराज थे। कुलक्स तो नाराज थे ही थे, ऑब्वियस सी बात है कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही, तो उनके हाथ से थोड़ी थोड़ी होल्ड छिनता जा रहा था। लेकिन जो कुछ पीजेंट्स जिनके पास फार्म छोटा था, वो लोग भी इसके अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे कि यार आप नहीं समझ रहे हो, ये ऐसे जो एक साथ मिलके काम करेंगे ना इससे भी कोई खास प्रॉफिट होने वाला नहीं। और भी बहुत सारे कारण थे जिससे वो मना करते थे कि हमें ना ये कलेक्टिवाइजेशन का जो सिस्टम है हमें ये समझ में आ नहीं रहा। तो अब करते क्या थे वो लोग, स्टेलिन वाले यानी कि बोल्शेविक्स, कि जो लोग मना कर रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन के लिए, उन लोगों को क्या किया, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया कुछ लोगों को, कुछ को एग्जाइल कर दिया, कुछ को ऐसा ट्रीट किया गया कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हम, आपसे लैंड भी छीन लेंगे। तो ये सारी सिचुएशंस चलने लगी थी। अच्छा, कहना क्या था उन पीजेंट्स का कि देखो ना हम रिच हैं, भाई रिच तो हम लैंड कोई ओन नहीं कर रहे हैं, तो कोई हम रिच नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि बोल्शेविक्स सीधे सीधे रिच के अगेंस्ट बैठे हैं। तो कहते हैं हम रिच भी नहीं है और हम सोशलिज्म के अपोजिशन में भी नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं। स्टालिन ने जैसे तैसे जिद कर करा के सब लोगों का लैंड कलेक्ट करवा दिया, एक साथ पूल अप करवा दिया, और उसके ऊपर इन लोगों ने कल्टीवेशन भी करवा दिया, लेकिन कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया है। ठीक है, कोई खास फायदा हुआ नहीं है, वो फेल ही कर गया है अल्टीमेटली। कि भाई लैंड चाहे एक साथ, अब तुम सोच के देखो ना कि कोई छोटी छोटी जगह प्रोडक्शन कर रही है, इसको बड़ा भी कर दोगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन कर पाएगी घूम फिर के। एक लिमिट होती है लैंड का प्रोडक्शन करने की, तो चाहे तुम पुल अप भी कर दोगे तो भी उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितनी उसकी लिमिट थी, इंडिविजुअल कर पा रहा था। ठीक है, ये कोई लोग नहीं है जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट? और वो भी एक लिमिट तक रहती है स्ट्रेंथ भी बढ़नी। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन का प्रोडक्शन है, ठीक है, मैं सॉरी कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया था, इससे कोई खास प्रोडक्शन बढ़ा नहीं था। और इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि 1930 से 1933 के अंदर एक बैड हार्वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से एक हेवीली डिवास्टेटिंग फेमाइन हुई, जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए।
भुखमरी से इतना बुरा हो गया और उल्टा कंडीशन खराब निकल गई यहाँ पे। तो अब हो क्या रहा था कि क्योंकि एक प्लान फेल हुआ है तो कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब ये जो कुछ थे ना लोग जो कुछ कह रहे थे, वो इन्हीं के पार्टी के थे। तो क्या हुआ कि जो पार्टी मेंबर्स थे उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा आइडिया था ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर, और ये वाला जो आइडिया था तुम्हारा कलेक्टिवाइजेशन का, ये दोनों ही एपिक फेलियर थे और तुमने बेकार काम किया है। तो स्टेलिन को आ गया गुस्सा। स्टेलिन की ईगो हर्ट हो गई, यानी कि स्टेलिन, वही कहते हैं ना, वो कुछ भी करने का, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, बस वही सिचुएशन थी। तो स्टेलिन की ईगो हर्ट हो गई और स्टेलिन के साथ जो कुछ लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हें चार्ज किया, और उन्हें उठा के चार्ज क्या किया, कॉन्स्पिरेसी, उनसे कह दिया कि यार तुम लोग है ना सोशलिज्म के अगेंस्ट बात कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हो, तुम चाहते हो कि लोग है ना सोशलिज्म को एक्सेप्ट ना करें। ऐसे इल्जाम उन लोगों पे लगा दिए और इल्जाम लगा के उन्हें जेल में डाल दिया। आधों को तो जेल में डाल दिया, बाकियों को लेबर कैंप भेज दिया। और कम से कम 2 मिलियन यानी कि 20 लाख गिरफ्तारियां हुई थी इसके अंदर। 2 मिलियन लोगों को अरेस्ट करके आधों को तो प्रिजन के अंदर डाला और बाकियों को लेबर कैंप भेज दिया। अच्छा, कुछ तो ऐसे थे इसके अंदर जिन्होंने वाकई कुछ नहीं किया था, उन्होंने तो अगेंस्ट भी नहीं बोला था और वो चुप भी बैठे थे, तो उनको भी उठा के मगर जबरदस्ती कि क्राइम, उनको कह दिया कि तुमने तो क्राइम किया है, तुमने सोशलिज्म के अगेंस्ट बोला, उन्हें उठाया जेल में डाल दिया। बाकियों को भी पता था कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उनके सपोर्ट में बोला नहीं। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों से जबरदस्ती टॉर्चर करा करा के कन्विंस कराया गया कि हाँ तुम्ही ने क्राइम किया है, तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करी है, तुमने ये क्या वो क्या करके उनसे जबरदस्ती उनको टॉर्चर इतना किया कि वो खुद हाथ जोड़ के कहने लगे हाँ मेरी गलती है, माफ कर दो, सजा दे दो। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, इन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया उन्होंने उठा के। उन्होंने कहा ठीक है मर जाओ फिर गलती करी थी ना, लेट्स डाई। उनको मारा और मार देने के बाद फाइनली क्या हुआ, इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो बहुत अच्छे टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, यानी कि अगर जिंदा रहते तो देश के अच्छा काम आ सकते थे। पर कहते हैं ना, नहीं समझना तो नहीं समझना। अच्छा, ये सारी सिचुएशन चल ही रही है। ठीक है, अब हम फाइनली ये समझेंगे कि जितना सब कुछ जो आपने अभी पढ़ा है ना कि बोल्शेविक्स ने क्या 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 किया रशिया के अंदर, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे क्या पड़ रहा है, अब वो देख लेते हैं एक बार। तो हो क्या रहा है बेसिकली ग्लोबल लेवल के ऊपर, देखो, जो एग्जिस्टिंग अभी यूरोप के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टीज है ना, वो बोल्शेविक का जो तरीका था ना पार्टी वो पावर को टेक ओवर करने का, उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन सोशलिज्म को अच्छी तरीके से सपोर्ट करके चल रही थी। इनफैक्ट ये भी हो गया था कि बाकी जगहों पे अब और भी कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी थी। ठीक है, यानी कि इनका आइडिया अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो तरीका था ना वो बहुत गलत था। ठीक है, जिस तरीके से ऐसे हर जगह होने लगा तो बहुत ही अपहेवल की सिचुएशन हर जगह क्रिएट होगी और ट्रबल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, राइट। और इस तरीके की डिस्टरबेंसेस भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर सोशली डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो ये सब नहीं चाहिए था। अच्छा, क्या हो रहा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ग्रेट ब्रिटेन की, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कम्युनिस्ट पार्टीज अब ऑल ओवर द वर्ल्ड होने लगी थी। बॉल्शेविक्स जो थे ना वो कॉलोनीज को भी एनकरेज करते थे कि आप भी हमारे यहाँ ऐसा अपने यहाँ जैसा एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमारे जैसे एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ करके देखो। इनफैक्ट बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे वो यूएसएसआर की जो कॉन्फ्रेंसेस है उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। यहाँ तक कि बोल्शेविक ने ना एक कॉमेंटन, एक तरीके का, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इनका प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, उसको जब इन लोगों ने फॉर्म किया था ना तो उसमें भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने आते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो एजुकेशन ही रशिया के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी अपनी। ठीक है, अच्छा, अब क्या देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर सेकंड आते आते जो सोशलिज्म था वो ग्लोबल लेवल पे फैल चुका था। यानी कि जो बोल्शेविक्स चाह रहे थे कि सोशलिज्म बने, रशिया में फैले, वो रशिया के अब बाहर तक भी फैल चुका था, इतना बढ़िया हो गया था। अच्छा, हो क्या रहा है कि 1950 आते आते भी
इस चीज को ध्यान में रखा गया और देखने की कोशिश की गई जो करंट गवर्नमेंट थी ना यूएसएसआर की, वो पूरी तरीके से उस आइडियोलॉजी को संभाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन के पीछे के लॉजिक्स अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके देखना, पर मैं यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि वर्कर्स, पीजेंट्स, सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट इन चारों ने मिलके कराया था, जिसमें सोशलिज्म फैलाने का सबसे ज्यादा रोल था बोल्शेविक्स का। वो लोग चाहते थे कि सोशलिज्म थ्रू आउट फैल जाए, ठीक है, लेकिन अब वो आइडियोलॉजी धीरे 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 ना ब्लर होने लगी थी, पूरी तरीके से वो आइडियोलॉजी अभी फॉलो नहीं हो रही है, जबकि सारी दुनिया के अंदर सोशलिस्ट मूवमेंट अब होने लगे थे। और यहाँ तक कि ये देखने को मिला कि जो सोवियत यूनियन है अकेली वहीं पे फॉलो नहीं हो रहा, केवल बाकी सब जगहों पे सोशलिज्म फॉलो हो रहा था, अच्छे खासे मूवमेंट हो रहे थे। फिर एक बैकवर्ड कंट्री रशिया जैसी, जहाँ पे 85% पॉपुलेशन केवल एग्रीकल्चर में थी, वो कंट्री अपने आप को एक ग्रेट पावर बनाती है, अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करती है। अपने यहाँ पुअर जो लोग थे उनको अब खाना खिला रही है, उनकी कंडीशंस बेटर कर रही है। मतलब फेमाइन हिट कर चुका था यहाँ पे 2 बार, फिर भी अपनी कंडीशंस को सेटल डाउन करके प्रॉपर तरीके से दोबारा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के निकल के आती है। मगर इस कंट्री ने ये डिनाई कर दिया था कि जो एसेंशियल फ्रीडम इसके सिटीजन्स को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो हो तो रहे थे पूरे, लेकिन एक रिप्रेसिव पॉलिसी के साथ हो रहे थे, यानी कि पूरा का पूरा होल्ड और कंट्रोल गवर्नमेंट रख के बैठी हुई थी। 20th सेंचुरी आते आते इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो डिक्लाइन होने लगी थी। मगर जो सोशलिज्म था, यानी कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स थे, वो अभी भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे और उसको एंजॉय किया करते थे। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे सोशलिज्म को एक्सेप्ट भी किया जाने की कोशिश हो रही थी, तो उस पर रीथिंकिंग होने लगी थी और अलग अलग एस्पेक्ट से देखा जा रहा था, यानी कि आपका आइडिया अच्छा है, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं अगर हमारे सिचुएशन फेवरेबल हो तो। मतलब सोशलिज्म का आइडिया धीरे धीरे खुद जहां से वो तैयार हुआ था ना रशिया जैसी जगह से, वहां पे थोड़ा सा कमजोर दिखने लगा था कि अब वहां थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म डाउन होता जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे वो फैलाने में अपने आप को सक्सेसफुल रहे। और बाकी जगहों पे अब सोशलिज्म पे रीथिंकिंग होने लगी थी, लोग बात करने लगे थे, लोग चाह रहे थे कि इसे हम अडॉप्ट कर ले। तो ये था सारा का सारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। प्लीज डू कमेंट कि आपको अब ये वीडियो कैसा लगा और आपने इसमें से कितना सीखा, और अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं, वरना मैं तो इस नाजिज्म और हिटलर वाला पार्ट बना ही रही हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।